हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वार। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इंटीजर को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इन कंप्यूटर्स नंबर्स आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, वी ऑलरेडी नो, बट नॉर्मल फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट हैंडल वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़। मीन्स नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट को अगर हम डायरेक्ट स्टोर कराएंगे तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को क्या हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स, साइंटिफिक नोटेशंस फॉलो करती है। तो वो कौन सी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास एक जनरल फार्मूला या फिर फॉर्मेट कह सकते हैं हमारे पास होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम तीन चीज़ें जनरल फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास मेंटीसा, एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला 2.4, इस 2.4 को आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 2.4 को आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया 24 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे 2.4 की आपने क्या करी, पॉइंट हटाया। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटीसा जो होगा वो मेरा 24 हो जाएगा, बेस जो होगा 10 हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। ओके, तो इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी नीड यहीं पड़ी जो हमने अभी पढ़ा है, ताकि हम छोटे से छोटे नंबर को और बड़े से बड़े नंबर को, बड़ी से बड़ी वैल्यू को और छोटी से छोटी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, इन कंप्यूटर मेमोरी। ओके, फिर अब हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास साइन बिट। साइन बिट हमें ये बताता है कि वो जो नंबर है हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं इंटीजर में ये चीज़ कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसके लिए हम 0 यूज़ कर लेते हैं, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए हम उसके आगे 1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है मेंटीसा या फिर सिग्निफिकेंट बोलते हैं जिसको हम। तो ये क्या करता है, जो एक्चुअल नंबर होता है, ठीक है, उसको होल्ड करता है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसको होल्ड करता है। तीसरी चीज़ होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर। एक्सपोनेंट क्या करता है, हमारी पावर को होल्ड करता है कि जो बेस है हमारे को उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो उसकी पावर को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हमने पढ़े, साइन बिट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2-3 मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड इसमें क्या है कि साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्या कहना है कि जो हमारा मेंटीसा है, ठीक है, जो हमारा डिजिट होता है, जो हमारा मेंटीसा होता है, वो किसके बीच में एडजस्ट होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में। ठीक है, मतलब उसकी रेंज 1 से 9 के बीच में ही रहनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी डिजिट है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ 2 एग्जांपल ले रखे हैं, 3928.58। तो मैंने क्या किया, 3.92858 इंटू 10⁻3। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अब ये मेरा एडजस्ट हो गया 1 to 9 के बीच में। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट है 0.009986। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 9.86 इंटू 10⁻⁻4। दोनों वैल्यूज़ को मैंने 1 और 9 के बीच में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, सेम हमारे पास दूसरा मेथड होता है स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। पहले साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट था, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो मेरा मेंटीसा है वो एडजस्ट होना चाहिए 0.1 से 1 के बीच में। ओके, तो इसमें मेंटीसा को हम एडजस्ट करते हैं 0.1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये इसका जो है वो स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, तो 1 to 7.50 इसका एग्जांपल है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.12750 इंटू 10⁻3। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है 0.001275। इसको मैंने कैसे लिखा, 0.1275 इंटू 10⁻⁻2। मीन्स मैंने दोनों को एडजस्ट कर दिया 0.1 से 1 के बीच में। ओके, ठीक है, अब इसको एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन कंप्यूटर मेमोरी। तो इसको
रिप्रेजेंट करने के लिए हम IEEE 754 स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। IEEE क्या होता है? IEEE रेफर्स टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, तो अगर हम पहले ये देखते हैं कि हमने 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है या फिर 64 में करना है। ठीक है, अगर हमें 32 का फॉलो करना है तो 32 बिट्स में से एक बिट हमारा होता है साइन बिट के लिए। ठीक है, साइन के लिए। दूसरा होता है 8 बिट्स। 8 बिट्स किस लिए होते हैं? एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 23 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? मैंटीसा को। ठीक है, मतलब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसमें से आप चूज़ करते हो कि कौन सा बिट पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप एक बिट साइन, अगर 32 चूज़ कर रहे हो तो 1 बिट आप साइन बिट के लिए यूज़ करोगे, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट्स, मैंटीसा के लिए 23 बिट्स, मैंटीसा को 23 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है कि मैंटीसा को हमने 0 से 23 बिट्स दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट 8 बिट्स हमने एक्सपोनेंट को दिए, नेक्स्ट 1 बिट, सबसे फर्स्ट बिट हमने साइन बिट को दिया, क्योंकि साइन जो है हमारा आगे लगता है, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव है तो 1 यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो हम उसके लिए, पॉजिटिव है तो 0 यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो उसके लिए हम 1 यूज़ करेंगे। ओके, और डबल प्रिसीजन हो तो, यानी कि 64 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो भी साइन बिट के लिए एक बिट ही होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन को हम 1 बिट ही देते हैं, एक्सपोनेंट को हम 11 बिट्स देते हैं और मैंटीसा को हम 52 बिट्स देते हैं इन केस ऑफ 64 बिट्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब कुछ बायस वैल्यू होती है इनकी, मतलब जो एक्सपोनेंट होता है उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक बायस्ड और एक अनबायस्ड। बायस्ड वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, 127 होती है 32 बिट्स के केस में, और 1023 होती है 64 बिट्स के केस में। जो अनबायस्ड होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ सकते हो कमेंट करके। ध्यान से देखते हुए चलना। हमने एग्जाम्पल लिया 75.25। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 75 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको आता है, 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर नोट करते जाओ जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आता। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करके बाइनरी फॉर्म उसकी लिख दी। ठीक है, अब बचा फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.25। अब फ्रैक्शन पार्ट को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ध्यान से सुनना। 0.25 जो है उसको आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करो, सॉरी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ठीक है, 0.25 जो है, मैंने क्या कहा कि आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? 2 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 को अब दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो 1 पे आके आप क्या करते हो? स्टॉप हो जाते हो। ठीक है, आपने पहले क्या करना, एग्ज़ाम्पल जो भी है उस एग्ज़ाम्पल में 2 पार्ट होंगे, इंटीज़र पार्ट और दूसरा क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट। इंटीज़र पार्ट को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना और लिख देना, फिर आता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट जो भी आपका होगा 0.25 या फिर जो भी होगा, उसको आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है क्या आया आपका? 0.5 आया। ठीक है, तो उस 0.5 की 0 आपने लिख ली पहले। ठीक है, 0.5 की आपने 0 वहाँ पे नोट कर ली, पॉइंट के बाद 0.0 आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब 0.5 को 1 दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब आपके पास क्या आ गया? नेक्स्ट टर्म 1, फिर आपने नोट कर लिया 1। ठीक है, तो आपके पास आ गया 0.01,
यानी कि 0 तो हमने आगे वैसे ही लगाई है पॉइंट से आगे रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे आपके पास आंसर आया है 0.01। कैसे आया दोबारा बता देती हूँ कि 0.25 जो था आपने उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 0.5। अब 5 तो आप लिख नहीं सकते, आपने पहले 0 लिख ली, ठीक है। फिर आपने 0.5 को फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर आपके पास आया 1, ठीक है। तो आपके पास 2 डिजिट आए थे, एक बार 0 और दूसरी बार 1, तो आपने ऐसे लिख लिया 0.01, ठीक है। तो पूरा फ्रैक्शन पार्ट आपके पास जो है सॉल्व होके आ गया। आप 75.25 को आप कैसे लिखेंगे, 75 का जो था वो लिखा और पॉइंट लगा के 0.1 जो आपकी फ्रैक्शन पार्ट की बाइनरी फॉर्म आई है आपने वो भी लिख दी, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मलाइज़ करोगे, नॉर्मलाइज़ किसके बिहाफ पे करोगे, नॉर्मलाइज़ करोगे स्टैंडर्ड रूल के बिहाफ पे कि दैट इट लाइज बिटवीन 1 एंड 0.1 के बीच में, ठीक है। तो आपने उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1.00101101 इंटू 2⁻6, ठीक है। तो अब 2⁻, यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है। अब जो मेंटीसा होता है वो हम आफ्टर 1 लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद वाला लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पता है जो वैल्यू है वो 1 या 0.1 से बीच में लाई कर रही है, तो लीडिंग डिजिट जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसीलिए हम एक बिट की वैल्यू बचा लेते हैं और पॉइंट के बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद की हमारी वैल्यू है 001011101, हमने इसको लिख लिया। एक्सपोनेंट हमारा क्या आया है, 6 आया है, हमने लिख लिया। अब मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि एक्सपोनेंट की जो 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है बायस्ड, एक होती है अनबायस्ड। बायस्ड जो फिक्स होती है 32 बिट के केस में 22 की वैल्यू होती है 127, ठीक है। तो 22 की वैल्यू है हमारे पास 127 और अनबायस्ड जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ से वो आई है हमारे पास 6, ठीक है। अब बायस्ड और अनबायस्ड दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आया 133। अब 133 को हम क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो डिजिट था 75.25 वो क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव के लिए साइन बिट एक देना होता, मतलब साइन बिट तो सबके लिए एक ही देना होता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट जो है हमारे पास ऑलरेडी हमें 8 चाहिए होते हैं 8 बिट्स में, तो वो ऑलरेडी हमारे पास 8 बिट्स में आ चुका है। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बारी आई मेंटीसा की। मेंटीसा जो है वो आया था हमारे पास 00101101, ठीक है। ऊपर ही लिखा हुआ है, आफ्टर 1 हमने लिखना स्टार्ट किया था, लीडिंग 1। तो ये जो है हमारे पास कितने डिजिट हैं, 8 डिजिट हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, मेंटीसा जो है वो 23 बिट्स का होना चाहिए। तो बाकी जो बची हुई बिट्स हैं वो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, पहले साइन बिट की वैल्यू, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू और फिर मेंटीसा की वैल्यू, ठीक है। 0 से लेकर हमारी 23 तक मेंटीसा की चली जाएंगी, फिर 8 बिट्स हमारे एक्सपोनेंट के होंगे और फिर 1 बिट हमारा साइन बिट हो जाएगा, ओके। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। नेक्स्ट है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि ये लार्ज और स्मॉल नंबर को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्पॉट करता है, IEEE स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा है, ठीक है। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेशन जो है स्लो हो जाते हैं थोड़े एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक इंटीजर में जब हम कर रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में। और यहाँ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो राउंड ऑफ होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो ये था कि फ्लोटिंग पॉइंट को या फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया एस्काई का, देन हम उसके बाद सी लैंग्वेज अपनी स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।